क्योंकि जो लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब सभी को मालूम है कि 1 बजे का सेशन थोड़ा लेट ही शुरू होता है, तो थोड़े लेट से ही जाएंगे, है ना। सो वैसा नहीं करते हम लोग और शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून कंबाइन। और आज अब ये जो विचित्र परिस्थिति चल रही है कोविड वाली, और सब लोग घर पे बंद है, लॉकडाउन है, कभी खुलेगा मालूम नहीं, ऐसी विचित्र परिस्थिति में ये मजबूरन ये सेशन करना पड़ रहा है। सो आप सभी लोग पिछले कुछ दिनों से ऐसे सेशन देख रहे हैं, खास करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अलग अलग ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, वो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अपने अपने ग्रुप में जूम मीटिंग्स हो रही है, वो देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी के क्रिएटर सिर्फ आप और आप ही हो। तो ये सेशन शुरू करने से पहले आज का दिन विशेष है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सो ये पूरे विश्व को जो जिन्होंने शांति का संदेश दिया है वो महाकारुणी भगवान गौतम बुद्ध, उनकी आज जयंती। और इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो दोस्तों, अभी ये सेशन तकरीबन 45 मिनट्स का रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो सेशन है, ये सेशन मैंने मेरे ग्रुप के लिए किया था, थोड़ा सा अलग इसमें का ही, बट इसमें का मेजर पार्ट मैंने मेरे ग्रुप के लिए किया था, जो 2 दिन चला, 2 से ढाई दिन। तो अभी ये 2 से ढाई दिन अलग अलग उसको कंबाइन करके एक सेशन में मैं समेटने की कोशिश करूँगा आज। सो रफली 45 मिनट का ये सेशन रहेगा, आप पेशेंस रखिएगा। अगर बढ़ गया तो 5-7 मिनट यहाँ वहाँ। अभी ये जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफ़ेक्ट तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट भी देख रहे हो। आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, आप में से बहुत से लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा है। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हमारा रोल इसमें क्या रहेगा, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ आंकड़े मैं आपको देने वाला हूं आज, और आप सभी लोग इस चीज़ से भली भांति अवेयर हो कि हाँ, नीलेश कुलकर्णी, गुड आफ्टरनून। सो अभी ये हमारे दोस्त है, महावितरण के ऑफिसर है नीलेश कुलकर्णी जी, आए हैं फेसबुक लाइव पे। इसके बाद मैं कोई गुड आफ्टरनून नहीं लूँगा। नीलेश जी थैंक यू। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज की ट्रेनिंग के ऊपर। सो अब हम सभी लोग भली भांति अवेयर है कि ये जो लॉकडाउन का जो माहौल हुआ है, 1.5-2 महीने से बंद पड़ा है सब कुछ भारत में और पूरी दुनिया में, मोस्ट ऑफ द कंट्री में, पूरी दुनिया नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये बंद पड़ा है। और उसके जो इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो क्या हो रहे हैं ऑलरेडी और क्या होने वाले हैं, एक चित्र थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पहले। आप सभी को मालूम है, और ये जैसा मैंने कहा कि ये सेशन मैंने मेरी टीम के लिए किया था, कुछ लोगों ने नहीं अटेंड किया है, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप टीवी पे देखते होंगे, जो लोग ई पेपर पढ़ते होंगे या वैसे पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको पता है कि 4-5 सेगमेंट जो है, अभी हम लोग फ़िलहाल इंडिया की बात करते हैं और बाद में दुनिया में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या होने वाला है ये लॉकडाउन के बाद। तो 4-5 जो सेक्टर्स है
वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे कि टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, ये कोविड का पहला फटका इनको बैठा, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। और सबसे आखिर में अगर कवर होने वाली कोई इंडस्ट्री होगी या सबसे आखिर में अगर शुरू होने वाली कोई इंडस्ट्री होगी तो वो है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि तकरीबन टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मिलके तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोगों के जॉब जाने वाले हैं। 3.5 से 4 करोड़ लोगों के जॉब जाने वाले हैं। एविएशन, आपको मालूम है एविएशन इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा फटका बैठा है ऑलरेडी। और आपको मालूम होगा कि जब ये इंडस्ट्री फुल फॉर्म में थी, मतलब ये जब कोविड नहीं था, जब हम लोग प्लेन की टिकट निकालते थे तो नहीं मिलती थी, ये फ़्लाइट फुल वो फ़्लाइट फुल। डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये देखा है। तो बहुत से ऐसे सिचुएशन में जब सारी फ्लाइट्स फुल थी, उस सिचुएशन में आप लोगों को पता है किंगफिशर डूब गई, जेट एयरवेज का क्या हुआ आपको पता है। तो जब फ्लाइट्स फुल स्विंग में चल रही थी तब ये एयरलाइन डूब गई। अभी 2 महीने से फ्लाइट्स बंद है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या हाल हुआ होगा। ऐसा मानना है जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका कि जो भी लोग ये एविएशन इंडस्ट्री में भी करीब 3 से 4 करोड़, अभी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना लोगों को फटका बैठने वाला है। बहुत लोगों को ऑलरेडी जॉब गए हैं, बहुत लोगों को बोला है कि जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली लीव दिया है उनको, फोर्सफुली लीव। अगर इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा ध्यान दे तो ये MSME सेक्टर जिसको बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, या जो लघु उद्योग बोलते हैं, ये पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। और अपना जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, उसका 30% शेयर ये MSME सेक्टर से आता है। और ये बुरी तरह से ऑलमोस्ट, मतलब भयंकर नुकसान में है MSME सेक्टर। ऐसा बोलते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि जो इंडियन GDP जो 4.5, पौने 5 या 5 के करीब है, वो गिर के नेक्स्ट ईयर 0.8 या 1 के करीब आएगा। मेरी दुआ करता हूं मैं कि ऐसा ना हो। ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फटका लगेगा, लेकिन गिरने वाला है GDP। तो 3 सेगमेंट की मैंने बात की। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूचाल आया है ऑलरेडी और बहुत लोगों के जॉब्स गए हैं, जाने वाले हैं। एविएशन इंडस्ट्री, MSME सेक्टर। चौथा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, आपको पता है, प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। सभी ने, किसी की कोई बुकिंग नहीं है। ये पिछला महीना, अप्रैल का महीना, एक भी बुकिंग नहीं है किसी की भी। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ से प्रोडक्शन बंद है तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट छोटे छोटे इंडस्ट्री रहते हैं, लघु उद्योग जो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, वो इंडस्ट्री भी उसकी वजह से प्रॉब्लम में है। और 5वां फटका बैठने वाला है ये लॉकडाउन का, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों को बैठेगा, लेकिन जो डायरेक्ट वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें बड़ा फटका बैठेगा, और कारपोरेट सेक्टर है उसमें भी बड़ा फटका बैठेगा। तो ये इफेक्ट, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, ये 5 सेगमेंट में बड़े मोटे तौर पे देखा जाए तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है इसमें बैठेगा। और इस पे डिपेंडेंट फिर जो छोटे मोटे अलग से जो इंडस्ट्री है, जो असंगठित कामगार है, वर्कर्स है, उनके ऊपर क्या होगा, कल्पना की करें अगर हम, तो बहुत बुरी सिचुएशन आने वाली है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरफ का पिक्चर है। दूसरी तरफ का एक पिक्चर मैं आपको बताऊंगा
कल ही मैं WFDSA की वेबसाइट देख रहा था। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मुझे मिले। वो बताने से पहले ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो सेगमेंट्स में जो लोग बेकार होने वाले हैं, हो गए हैं, प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, इनको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग के जो हम लीडर्स, ईगल्स या जिनका दिमाग जगह पे है, ऐसे लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखिए, अपने जो CEO है मिस्टर एक्समोन, मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, इन सबको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो मालूम है। तो मैं वहाँ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अपने जो CEO है मिस्टर एक्समोन, उनकी जो फिलॉसफी है वो है पावर ऑफ फॉरएवर इज़ पावर ऑफ लव। पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। आप सभी लोग भली भांति इससे जानते हैं। ये एक फैक्टर है, मोहब्बत की ताकत, ये फॉरएवर की ताकत है, या फॉरएवर की ताकत है, ये प्यार की, मोहब्बत की ताकत है। दूसरी तरफ ज़रूरत है ये मोहब्बत के साथ ईमानदारी की। तो हम लोग अगर ईमानदारी और मोहब्बत से ये जो सब तकलीफ़ में लोग हैं, इनको अगर हाथ देते हैं, इनको साथ देते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, इनको एक राह दिखाते हैं, इनको अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम लोग एक बहुत अच्छा काम करेंगे ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, सोसाइटी के लिए। इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, थोड़ा आगे। अभी ये कोई मुझे बोल रहा था, एक सर, एक को अभी लोग जुड़ रहे तब तक एक स्टोरी बताओ। तो मैं पहले एक छोटी सी 4-5 लाइन की एक स्टोरी बताता हूँ और आगे जैसा मैंने बताया WFDSA पे क्या मैंने पाया, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए, वो बात करूँगा आगे। ये कहानी है ईमानदारी की। तो एक बार क्या हुआ कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO रिटायर्ड हो रहा था, और CEO रिटायर्ड हो रहा था तो उसने सोचा कि रिटायरमेंट मेरी अभी आई है, तो उसके पहले मुझे एक नया CEO को अपॉइंट करना चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए। तो उसने जो उसके हिसाब से जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे, उन सभी लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उनको बताया कि अभी कुछ ही महीनों में मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ। तो उसके पहले जब तक मैं रिटायर्ड हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छा, सशक्त एक CEO मिले, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। तो उसने उनको जो कुछ बताने का था बताया, और फिर उन्होंने सबको कुछ सीड्स दिए, बीज, कुछ सीड्स दिए और सबको सीड्स दिए पैकेट में। और उन्होंने एक टास्क दिया उनको कि आप लोग एक काम करना, ये सीड्स लेके घर पे जाना, इसको एक अच्छे से गमले में उगाना, लगाना, उसमें मिट्टी, खाद, पानी वगैरह वगैरह सब लगाना, और 6 महीने के बाद आप लोग अपने अपने पौधे लेके दोबारा इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आना। अभी सब लोग लेके गए। एक पर्टिकुलर जो बंदा था, उसने क्या किया, उसने घर पे आके वो गमले में अच्छे से मिट्टी डाली, उसमें वो सीड्स डाले, उसमें जो खाद डालने का था वो डाला, पानी दिया, और बराबर उसके बालकनी में रखा ताकि उस पर सनलाइट आवे। और 2-4-5 दिन के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें से कुछ थोड़ा सा निकले। तो 5 दिन के बाद कुछ नहीं निकला, तो वो सोचा मालूम नहीं कौन सा सीड है। फिर उसने और थोड़ा खाद डाला, पानी डाला, और थोड़ा दिन और वेट किया, 15-20 दिन हुआ, कुछ भी नहीं आया। 1 महीने के बाद जब उसमें कुछ नहीं आया, तो उसकी बीवी और वो लोग डिस्कस कर रहे थे, बोले क्या मालूम यार ये क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपनी ईमानदारी से उसके अंदर वही काम करते रहा। बोला क्या मालूम कौन सा बीज है, थोड़े दिन के बाद आएगा, थोड़े दिन के बाद आएगा, थोड़े दिन के बाद आएगा। तो यही चीज़ में 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, वो प्रॉपर पानी दे रहा था, खाद डाल रहा था, सब बराबर कर रहा था, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं उग रहा था। 6 महीने हो गए और वो दिन आ गया कि जब उसको वहाँ पे बुलाया था, वहाँ पे जाने का था। तो वो उसकी बीवी बोली ये क्या, अभी क्या करने का ये? बोला नहीं मैं लेके जाता हूँ ऐसे, भले इसमें नहीं होगा लेकिन लेके जाता हूँ। तो वो जब लेके गया
और उसने देखा कि उसके बाकी के जो कलीग्स है वो सारे उनके गमले में अच्छे अच्छे पौधे हुए हैं, रंग बिरंगी पौधे हुए हैं, किसी में फूल आए हैं, बहुत अच्छे पत्ते आए हैं, बहुत फ्रेश दिख रहा है। और बहुत इसको थोड़ा अंदर से लगा कि क्या मालूम, क्या मेरे मेरा मेरा तो बैड लक है, इसमें कुछ आया ही नहीं, कुछ उगा ही नहीं। लेकिन वो बोला ठीक है। फिर वो सब ने अपने अपने उसको लेबल लगा के अपने अपने गमले वहाँ पे रख दिए। वो जो रिटायर्ड होने वाला सीईओ था, चीफ, वो आया, उसने देखा, थोड़ा भाषण वाषण दिया और फिर उसने सब के गमले बहुत ध्यान से देखे और बोला मैं मेरा डिसीजन अभी देता हूँ कि नेक्स्ट सीईओ कौन होने वाला है। और फिर उसने देखा सबके गमले, बहुत बारीकी से देखने के बाद उसने बोला नाउ दिस इज इट्स टाइम टू अनाउंस न्यू सीईओ। और फिर उसने वो नया सीईओ का नाम अनाउंस किया। और अनाउंस किया तो सारे लोग चौंक गए, क्योंकि जिसका नाम उसने अनाउंस किया उसको कुछ मिनट पहले तक सारे लोग उस पर हंस रहे थे। बोले यार क्या तू पगला है, तेरे पौधे में से, तेरे गमले में से तो कुछ उगा ही नहीं और तू ऐसा ही लेके आया, तेरे को शर्म भी नहीं है यहाँ आने के लिए। उस बंदे का, जिस बंदे के गमले में से कुछ भी नहीं उगा था, उसका नाम न्यू सीईओ बोल के उस फर्म के जो सीईओ थे उन्होंने अनाउंस किया। और उन्होंने साथ में क्लैरिफिकेशन भी दिया कि बाकी के लोग हैरानी से देखने लगे कि इसके गमले में से तो कुछ आया नहीं, इसको कैसे सीईओ अपॉइंट किया। तब उन्होंने बताया कि मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे, सीड्स दिए थे, दे आर ऑल बॉइल्ड। वो सारे बॉइल्ड थे, जिसमें से कुछ भी उग नहीं सकता है, मैंने ऐसे ही बीज दिए थे। और ये एक बंदा छोड़ के बाकी सब लोगों ने क्या किया, वो बीज चेंज किए। आप लोगों ने देखा इसमें से उग नहीं रहा है, आपने सोचा बॉस को क्या समझेगा, और उन्होंने एक तरह से बेईमानी की और वो सारे निकाल दिए उसमें से और दूसरे बीज डाल के वो लाके यहाँ पे लगा दिए। ये एक ही बंदा है जो ईमानदार है और इसने ये वाले ईमानदारी में रख के वही सीड्स को मेहनत करके लाया, भले उसमें नहीं उगे लेकिन उसकी ईमानदारी काउंट की, और इसलिए मैंने नया सीईओ जो है वो इसको अपॉइंट किया। मैं शुरुआत में ये स्टोरी बताने का मकसद मेरा ये है कि हमको भी इसी ईमानदारी से, और जो हमारी ताकत है, पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव, ये लव और ये ईमानदारी, ये मोहब्बत और ये ईमानदारी को साथ में रख के ये जो मार्केट में क्राइसिस हुआ है, इन लोगों को हमको अभी साथ देना है, इन लोगों को हमको अभी हेल्प करना है। मैं आपको ये बता रहा था कि WFDSA के जो वेबसाइट मैंने कल ही देखी, आप लोग भी देख सकते हैं ये वेबसाइट, बाद में देखना, अभी कोई इमीडिएट मत जाना, मेरा ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद देखना। मैं देख रहा था WFDSA का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसको जो मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो नहीं वर्ड, लेकिन इसकी एक जो इसके ऊपर की जो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, इसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी वेबसाइट में देख रहा था और उसमें 2018 के कुछ आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। 2018 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ऑफिशियल वेबसाइट के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर हुआ वो हुआ 2018। 2019 में एंड में ये कोविड आया तो उन्होंने वो किया नहीं होगा, लेकिन 2018 के आंकड़े में बता रहा हूँ। 2018 डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो टर्नओवर था 192.9 बिलियन US डॉलर। 192.9 बिलियन US डॉलर। 1 बिलियन डॉलर मतलब रुपीज में 7 से 7.5 हजार करोड़ रुपया। मतलब अगर आप रुपीज में देखो तो ये रफली 14 से 15 लाख करोड़ रुपया, 14 से 15 लाख करोड़ रुपया टर्नओवर वाली ये इंडस्ट्री है। 2018 की बात कर रहा हूँ। 2019 में अगर 5% भी बढ़ गया होगा तो और इसका ये हो जाएगा। अच्छा, और एक आपको चौंकाने वाला बात बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनियां, अभी मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ये जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं और जो मैं लोगों को हेल्प करने की बात की आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर अलग अलग कंपनियां हैं। मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ किसी कंपनी का, लेकिन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, तो ये अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। ये जो 192.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है,
मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सेगमेंट में कितना परसेंट उसका शेयर है और कितना रुपीस का, कितना डॉलर का उसका टर्नओवर हुआ 2018 में। तो इसमें अलग अलग कंपनियां, मोटा मोटा तौर पे मैंने 10 उसमें सेगमेंट अलग अलग किए हैं। तो पहला सेगमेंट है क्लोथिंग एंड एसेसरीज। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कपड़े और उसकी एसेसरीज में डील करती, नाम मैं नहीं बताता हूँ। इसका शेयर है 6.2%, 6.2% शेयर है और इसका टर्नओवर हुआ 2018 में $12 बिलियन। कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, ध्यान रखिएगा, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर का शेयर है 31.2%, 31.2% का शेयर है और इसका टर्नओवर हुआ 2018 में $60.2 बिलियन, $60.2 बिलियन। होम केयर के प्रोडक्ट्स है, कुछ कंपनियां होम केयर में डील करती है, इसका परसेंट है, शेयर है इसका 2% और इसका टर्नओवर हुआ वर्ल्ड वाइड $3.9 बिलियन का। हाउस होल्ड गुड्स एंड ड्यूरेबल्स में कुछ कंपनियां काम करती है, अलग अलग कंपनियां, उनका सबका मिलके शेयर है इसमें 12.8% और इसका टर्नओवर है 2018 का $24.7 बिलियन। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कान यहाँ पे कीजिएगा। वेलनेस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर परसेंटेज है 2018 के शेयर में वो है 33.2% और इसका टर्नओवर हुआ $64.1 बिलियन, $64.1 बिलियन। कुछ कंपनियां हैं जो बुक्स, टॉयज, स्टेशनरी एक्सेट्रा इसमें भी डील करती है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उनका शेयर है 2.3% और टर्नओवर है $4.4 बिलियन। फूड्स एंड बेवरेजेस, माफ कीजिएगा, फूड्स एंड बेवरेजेस, इसका है 2.7% और इसका शेयर है $5.2 बिलियन। होम इम्प्रूवमेंट के कुछ प्रोडक्ट कुछ कंपनियां डील करती है होम इम्प्रूवमेंट और उसका शेयर है 1.9%, $3.7 बिलियन। फिर यूटिलिटीज़ में कुछ कंपनियां डील करती है, 2.7% इसका शेयर है और इसका टर्नओवर है $5.2 बिलियन 2018 का। फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें 3.2% इसका शेयर है और इसका टर्नओवर $6.2 बिलियन 2018 का। और अदर्स में फिर सब छोटी मोटी अलग है, उनका परसेंट है 2% शेयर और इनका टर्नओवर है $3.9 बिलियन। अभी ये आप ये आंकड़े रीचेक कर सकते हैं बाद में WFDSA की वेबसाइट पे। कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर और वेलनेस, ये जो दो सेगमेंट है, इसका अगर टोटल करो आप तो 31.2 और 33.2 टोटल होता है 64.4% शेयर है और इसका टर्नओवर है $124.3 बिलियन। मतलब जो टोटल जो डायरेक्ट सेलिंग का जो 2018 का वर्ल्ड वाइड जो सेल हुआ वो था $192.9 बिलियन। इसमें से $124 बिलियन का जो टर्नओवर हुआ वो टर्नओवर हुआ सिर्फ कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये होने प्रोजेक्टेड नहीं है, होने वाला है ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी हो गया 2018 में। 2019 में इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ रहेगा। अगर आप 2 या 5% की भी ग्रोथ पकड़ते हो तो आप सोचिए $125 बिलियन का हो गया है। $1 बिलियन अभी 75 रुपीज़ चल रहा है, तो आप 7,500 करोड़ इंटू 125 बाद में शांति से हिसाब करना, तो सोचना कितना ह्यूज टर्नओवर है। इतना बड़ा ये टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। एक तरफ ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, और एक तरफ ये सेटबैक, एक तरफ ये कोविड का फटका लगा है, एक तरफ अभी अभी मैंने आपको गिनाया ये जो 5 बड़े सेगमेंट्स है, फिर उसमें तुम्हारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, फिर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल इस्टेट, इसके अंदर के जो लोग हैं, इन लोगों को हम लोग यहाँ कैटर कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैटर करेंगे? मोहब्बत और ईमानदारी से। इसमें कोई चापलूसी करने की कोशिश की तो ये नहीं होगा। अभी तकलीफ क्या है मालूम है क्या? ये लोग प्रॉब्लम में है,
ऑब्वियसली प्रॉब्लम में है, ये सारे लोग प्रॉब्लम में है। बहुत लोगों की जॉब गए हैं, बहुत लोगों की जॉब जाने वाले हैं, बहुत लोग माइनस में चल रहे हैं, और एक तरफ से ये इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इतना फ्लरिश कर रही है। आपको मालूम है आज के तारीख में मेजॉरिटी, कोई भी इंडस्ट्री लो, ये 5 छोड़ के और कोई भी इंडस्ट्री लो, उसके अंदर जो स्टाफ है उसको मेंटेन अगर किसी ने किया तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत लोगों को निकाल रहे जॉब में से, कम कर रहे, सैलरी कम कर रहे हैं, और नया रिक्रूटिंग तो जीरो है किसी भी इंडस्ट्री में। सिर्फ एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी चल रही है आज के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, जिसमें रिक्रूटिंग हो रहा है, और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस बात को समझना कि इतनी भयंकर परिस्थिति में भी अगर रिक्रूटिंग करने वाली कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बढ़िया कंपनी अगर कोई है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं और हम क्या कर सकते हैं, और हमारा आने वाला फ्यूचर, मैंने इसका टॉपिक का नाम दिया है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। वहाँ अभी हम पहुँचे ही नहीं है, लेकिन क्या डेस्टिनी हो सकता है आप इमेजिन कीजिए, क्या पोटेंशियल है, और कहाँ हम बैठे हैं, और कितना अच्छा हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अभी इतना अच्छा माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। गोल्डन पीरियड अभी स्टार्ट ऑलरेडी है, शुरू हुआ और अभी शुरू हो जाएगा। बहुत ही भयंकर अच्छा पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए लोगों के पास जाओगे या लोगों से कांटेक्ट करोगे और लोगों को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये लोग इजीली मान जाएंगे? जो प्रॉब्लम में है, जो माइनस में चल रहे हैं, या फिर जो तकलीफ में है, ये इजीली मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इनका जो पहले का जो रोना है, जो गाना है, वो ही चलता रहेगा। हमको विश्वास करके आना है उसमें। तो अभी अलग अलग गोल आप लोगों ने सुने हैं गोल सेटिंग में, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। मैं तो हर चीज़ को थोड़ी दूसरे एंगल से देखता हूँ। मतलब सब लोग यहाँ से देखते हैं तो मैं वहाँ से देखता हूँ, थोड़ी दूसरी एंगल से देखता हूँ, और वहाँ से जाके देखता हूँ तो हमको ये दिखता है अभी जो इमीडिएट गोल है वो क्या है। इमीडिएट गोल क्या है, तत्काल गोल क्या है हमारा? तत्काल गोल है हमारा कि हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो स्किल है, हमारा जो कौशल्य है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाना। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारा नॉलेज है, इसको बढ़ाना। हमारी स्किल्स को शार्पन करना। हमको जैसे बोलते हैं ना, अभी आप मैदान में उतरने वाले, युद्ध के लिए उतरने वाले हैं, तो एक धार लगाना। धार, बिना धार के अगर आप कोई हथियार लेके युद्ध में जाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उल्टा वहाँ से हताहत होके आओगे, मुश्किल में आओगे। तो आपका जो औजार है उसको आपको धार लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम है, इमीडिएट गोल है, आपको धार लगाइए। कुछ लोग जो है वो आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग जो है वो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिजेक्शन एंड रिकग्निशन ये हमेशा साथ साथ में चलते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। रिजेक्शन एंड रिकग्निशन ये हमेशा साथ साथ में चलते हैं। ये जो जैसा मैंने बताया शुरुआत में, ये टॉपिक मैंने 3 सेशन में किया था मेरे ग्रुप के लिए। जूम मीटिंग में हम लोग कर रहे थे उसमें, तो मैं इसको थोड़ा क्या बोलता हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसा ओवरलैपिंग हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा आपको मुझे जो बोलना है वो अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये ख्याल, ये जो टॉपिक है, ये मैंने टॉपिक किया था यू आर द फाउंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले तो हमको ये समझना है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी के पहले यू आर द फाउंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के आप, मैं, हम जो एफबीओ है, बिजनेस उनका होगा, उनके नीचे होगा। तो यू आर द फाउंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला दिमाग में डाल दो। तो आपको ये जो बाजार में इतनी बड़ी उपलब्धियां है, इतना बड़ा गोल्डन पीरियड है, ये सबको, आपकी टीम को अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है और आगे जाके पूरी इंसानियत के लिए अगर हमको हेल्प करना है, तो पहले हमको वो सब करना पड़ेगा। अभी ये टॉपिक भी मेरे दिमाग में कैसा आया, यू आर द फाउंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इन दिनों मैं एक पिक्चर देख रहा था,
मैं बहुत कम देखता हूँ पिक्चर, मेरे को इससे ही फुर्सत नहीं मिलता है मेरा ट्रेनिंग वगैरह देखने में। लेकिन किसी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया और वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसका जिक्र मैंने मेरी जूम मीटिंग में किया था। अभी जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताता हूँ, ये पिक्चर का नाम है द फाउंडर। और ये पिक्चर बेसिकली ये मैकडोनल्ड्स जो है, मैकडोनल्ड्स उसकी स्टोरी है, समझ लो आप। पूरा पिक्चर ये देखने लायक पिक्चर है, यूट्यूब में अवेलेबल है, बाद में आप देखना, अभी मत घुसना, नहीं तो मैंने आपको अभी WFDSA का काम पे लगाया, फिर ये द फ्यूचर देखने के, द फाउंडर देखने के लिए आप बोलेंगे ये छोड़ो ट्रेनिंग, पिक्चर देखते। पिक्चर बाद में देखो आप, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो ये जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड आप सभी को पता है, मैकडोनल्ड की शुरुआत हुई 1954 में, 1954 में। दो भाइयों ने मिलकर ये शुरू किया। पहले एक रेस्टोरेंट था उनका और फिर दूसरा रेस्टोरेंट किया, एक मैकडोनल्ड और दूसरा डिक मैकडोनल्ड, ये दोनों भाई, और दोनों ने एक से फिर उसका दूसरा एक बनाया। और एक ये जो कहानी का हीरो है, या जिसके नाम से आज मैकडोनल्ड जाना जाता है, वो है रे क्रॉक। तो रे क्रॉक का दूसरा फूड इंडस्ट्री में कुछ वो जैसे वो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर मसाला पीसने का, वो सप्लाई करने का उसका काम था, जो नहीं चल रहा था। तो वो पिक्चर आप देखिए, मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलता हूँ, बट वो गाड़ी में लेके जाता था, वो घरघंटी जैसा एक स्टील का इतना बड़ा हेवी मशीन, और अलग अलग जगह पे जाके वो होटल में समझाता था, उसको नहीं मिलता था, वहाँ से निकल के आता था, फिर वो दूसरा होटल में जाता था और परेशान था क्या करने का। एक दिन उसने ये मैकडोनल्ड का होटल देखा, इन लोगों का, दोनों भाइयों का, और उसको बहुत अच्छा लगा, बोला ये बिजनेस करना चाहिए। और उसने जाके उनको पूछा कि आप इसकी मुझे फ्रेंचाइजी दोगे क्या। तो पहला तो उन्होंने मना कर दिया, बोले ये नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उसने बहुत अच्छे से कन्विंस किया उसको, और फिर उसने उसके लिए एक फ्रेंचाइजी ली। और फिर उसने सोचा, उनको समझाया कि इसकी हम लोग और फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। वो लोग बोला हमको ये सब करने में फुर्सत नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। वो बोला मैं करूँगा, मेरे को आप कुछ परसेंट दो। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, बहुत मुझसे। तो उन्होंने उसको मेरे ख्याल से कुछ जो भी टर्नओवर होता है उसका 1.6% समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आप पिक्चर देखो मालूम पड़ेगा, 1.6% कमीशन उस पे उसको बोला ठीक है। तो ये जाता था, और जैसे हम लोग जाते हैं ना, वो मेरे को देख के याद आया कि हम लोग लोगों को प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं बहुत एक्साइट होके, और फिर सामने वाला वही ठंडा भगा देता है, नहीं बोलता है। तो उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। तो ये जब ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए लोगों से मीटिंग करता था, तो उसको भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, करते गया करते गया करते गया। फिर किसी ने, उसके दोस्तों में कोई किसी ने फ्रेंचाइजी ली, वो उसको एक्सप्लेन करता था कि क्या है वगैरह वगैरह। और एक सर्टन टाइम के बाद, काफ़ी फ्रेंचाइजी होने के बाद, एक दिन उसने देखा कि उसका जो 1.6 का जो कमीशन था, वो उन्होंने और आधा कर दिया, 1% भी कमीशन नहीं रखा, क्योंकि उनको अभी अच्छा हो गया काफ़ी। और ये बोला यार इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। और फिर उसने उनके साथ उनको ऑफ़र दिया कि आप ये पूरा ही मेरे को दे दो, आप बोलो क्या आपको क्या चाहिए। और एक ब्लैंक चेक वो उनके यहाँ पे छोड़ के आया, और ब्लैंक चेक देख के वो लोग भी पहले खुश नहीं थे, लेकिन फाइनली उन्होंने देखा कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वो डील साइन किया 1978 में, और फिर उसने जो धमाका शुरू किया मैकडोनल्ड्स का। तो आज के तारीख में मैकडोनल्ड्स की 33,000 आउटलेट्स है, 33,000 आउटलेट है। और उसका जो लास्ट में उसने दिखाया है, वो उसके भाई लोग, दोनों भाई इसको पूछते कि क्या तेरे को इतना अच्छा हुआ, इतना तूने महंगे में ये सौदा किया। तो वो बोलता है कि मेरे को ये जो नाम है ना, नाम मैकडोनल्ड, ये एकदम मत एक पोएटिक नाम है, बहुत अच्छा लगता है ये नाम, और इसके लिए मैंने इतना पैसा दिया। वो लोग पूछते हैं, वो लोग को लगा कि ये हमारी सिस्टम ले रहा है। बोले सिस्टम कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे को खाली तुम्हारा नाम पसंद आया। और नाम के लिए, उस ब्रांड के लिए उसने उनको ब्लैंक चेक दिया। उस टाइम पे जो भी कितने में डील हुआ वो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी डील हुआ, और वो उसने वो लिया। उसका वो पिक्चर के एंड में उसका एक विजिटिंग कार्ड दिखाया पूरे स्क्रीन पे, रे क्रॉक और मैकडोनल्ड लिखा है, रे क्रॉक लिखा है, और रे क्रॉक के नीचे लिखा है द फाउंडर। तो इनिशियल मैकडोनल्ड जो था, इनिशियल वो था होटल या रेस्टोरेंट, और रे क्रॉक ने उसको बनाया फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। ध्यान रखना इस बात को, मैकडोनल्ड
इज़ नॉट अबाउट फूड, इट इज़ अबाउट, जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है। हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, हम लोग भी एक फ्रेंचाइजी देने का काम करते हैं। बहुत लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की शर्म आती है। यहाँ पे भी कुछ लोग रहेंगे ऐसे जिनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा वो लोग लो फील करते हैं, अरे क्या मैं, ऐसा नहीं है, बहुत प्राउडली करने वाला ये बिजनेस है। मैंने अभी अभी आपको बताया ये WFDS के आंकड़े, ये तकरीबन 192, मतलब $200 बिलियन आप भी रफली पकड़ लो तो ये कितना हो गया, ये $200 बिलियन मतलब 7,500 इंटू तो 15 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है। 2 साल पहले के आंकड़े, अभी तो और 1 लाख करोड़ बड़ा होगा। इतनी ह्यूज इंडस्ट्री का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए हम लोग क्या करते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है, आप किसी को पूछो इन विच बिजनेस यू आर इन, तो उसको जवाब नहीं देने, वो ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ, यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर, यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर। तो हम लोगों को हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करना है। मैं आपको ये बता रहा था, मैकडोनल्ड का आज के तारीख में 33,000 आउटलेट है, उनका जो एनुअल सेल है वो है $89 बिलियन। मैकडोनल्ड्स का $89 बिलियन है, उसकी 5% रॉयल्टी उनको चाहिए। रेक रोक तो बेचारा 78 में इतना मेहनत करके किया, पिक्चर देखने लायक है, काम पे से आता था, दारू वारू पीता था, मजा करता था, वो मेरे ख्याल से 89 में वो गुजर गया। मतलब उसने वो देखा, लेकिन आज का जो सीन है वो उसको देखने नहीं मिला। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन या उसकी कंपनी वो सब देख रही है। उसका टर्नओवर मैंने आपको बताया $89 बिलियन। 5% रॉयल्टी अगर उनको आती है, 5% सेल के, पर डे का उनका कलेक्शन है सिर्फ रॉयल्टी का, मैंने रुपीज़ में कैलकुलेट किया, वो होता है 95 करोड़। मतलब ये 89 का थोड़ा आप अगर राउंड फिगर कर दो, $90 बिलियन, तो ये हो जाएगा 100 करोड़। मतलब उनको रॉयल्टी आती है 100 करोड़ पर डे। वो बर्गर बेच के नहीं आएगी, वो आएगी फ्रेंचाइजी देने से आएगी। आप लोग के भी दिमाग में ये रहेगा कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, ये एलोवेरा जेल बेचूंगा, ये C+ बेचूंगा, ये बेचूंगा, वो रिटेल थोड़ा सा करना है। उससे आप करोड़पति नहीं बनेंगे, आप अपने आप को बेहतर और लोगों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप बेहतर कर पाएंगे फ्रेंचाइजी देने से। आप ये फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस में इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक तरफ से ये पावर है, फ्रेंचाइजिंग की पावर है। एक तरफ से मैंने आपको बताया अपनी ताकत क्या है, फॉरएवर की ताकत क्या है, पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का जो अलग अलग डेफिनेशंस है, उसमें से मुझे जो भाता है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है रॉबर्ट कियोसाकी की। आप लोगों को मालूम है, रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा बोलता है कि, किसी ने मुझे यहाँ पे लिखा है कि वो लाइन रिपीट करे, मैं अभी कौन सी लाइन है मुझे मालूम नहीं, वो रिपीट नहीं करूँगा मैं। हाँ, ये वाली उसको लाइन चाहिए कि इन विच बिजनेस यू आर इन, यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर, यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर। सो रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट हेल्पिंग पीपल टू हेल्प अदर पीपल टू मेक मनी सो दैट यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, ये पैसा जो लोगों को जोड़ के पैसा कमाने वाला मशीन नहीं है। तो जिन लोगों को हमने ये अपॉर्चुनिटी दिया है वो कैसे पैसे कमाएंगे ये देखना, ये बिजनेस है, वो पैसे कैसे कमाएंगे और फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। अब लोग इस कॉन्सेप्ट में फेल क्यों होते हैं? ये कॉन्सेप्ट, ये तो 40 मिनट तो ऐसे ही हो गया मेरे ख्याल से, आप लोग हैं इसमें, तो मैं अभी इसको रोकूंगा नहीं और चलते रहेगा, अगला कितना टाइम मुझे मालूम नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट में लोग फेल क्यों होते हैं, अलग अलग रीज़न है, लेकिन एक मेन रीज़न है लैक ऑफ एंथुजियाज़म। लैक ऑफ एंथुजियाज़म, एंथुजियाज़म की कमी, जोश की कमी। अब एंथुजियाज़म कहाँ से आता है? एंथुजियाज़म आता है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज आता है एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस आता है कन्फ्रंटेशन से। कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, फेस करना, किसी सिचुएशन को फेस करना, उससे आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आता है नॉलेज, नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आता है एंथुजियाज्म। अभी आप इतने ज़बरदस्त इंडस्ट्री में हो,
जिसकी ताकत मैंने आपको बताई, और ये जो आंकड़े मैंने बताए ये प्रपोज नहीं है, ये प्रोजेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअल फिगर है। इतने भयंकर इंडस्ट्री के आप पार्ट हो, तो ये अपॉर्चुनिटी जब आप किसी को पेश करते हो, किसी को प्रपोज करते हो, किसी के सामने रखते हो, तो आपका जोश कितना चाहिए, आपके अंदर एंथुजियाज्म कितना चाहिए। लेकिन वो नहीं रहता है लोगों के पास। क्यों नहीं रहता है? तो ये ऐसी चेन है। कैसी चेन है? एंथुजियाज्म नहीं है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। और एक्सपीरियंस क्यों नहीं? क्योंकि उसने फेस नहीं किया सिचुएशन। तो आपको लोगों को ये बताना है। देखिए, ये लोगों को बताएंगे आप और लोग ना बोलेंगे, ये बहुत ही ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप में वो दिखता नहीं, आपकी बात में वो वजन नहीं है। तो आपकी बात में वजन कब आएगा? जब आपने इसको बराबर से स्टडी किया। अभी मैं ये बोलता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम किया था मेरी टीम के लिए, लॉकडाउन, क्वारंटाइन और अपॉर्चुनिटी। तो ये अभी लॉकडाउन और क्वारंटाइन जबरदस्ती आप घर पे बैठा, ये आपको मौका मिला है। मैं बोलता हूँ ये तीसरा लॉकडाउन बढ़ गया, ये कुछ 15 दिन और, ये अभी एक फाइनल अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि आप अभी अपने आप को फटाफट तैयार करो इस माहौल में जाने के लिए, ताकि हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। आप ये दिमाग में रखो कि आप ये एक इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं आपको, लेकिन ये इंसानियत के लिए अच्छा काम है। तो हमको ये देखना है कि हम ये लोगों को कैसे हेल्प करें। अभी शुरुआत में तो डिफिकल्ट लगेगा ही ऑब्वियसली, बट प्रैक्टिस से ये, जैसे बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कोई भी जो एक्सपर्ट्स है ये फील्ड में छोड़ो, अलग अलग फील्ड के सचिन तेंदुलकर लो, लता मंगेशकर लो, या विराट कोहली लो, या तुम्हारे कौन है तबला वाले जाकिर हुसैन लो, ये लोग सब क्या पैदाइशी इतने एक्सपर्ट थे क्या? नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने उसको रियाज किया, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे रियाज किया। और शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, आपको थोड़ा सा ये लोगों को कैसा पेश करने का, क्या पूछने का, क्या वो लगेगा। लकीली मैंने मेरे टीम के लिए एक 3-4 दिन का, अलग अलग दिन का एक सीरीज किया पूरा, कि ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा करने का, ये क्वेश्चन क्या होते हैं लोगों के, और क्या है रूल सेल का। वो आज उतना टाइम नहीं है, लेकिन अपन वो कभी देखेंगे, या जब कभी मौका मिलेगा डायरेक्ट आप लोगों से बात करने का, तभी हम लोग वो भी चीज़ सब समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल हमको ये समझना जरूरी है कि शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होगा, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा आपको। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, आप देखते घर में कोई छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, कुछ दिन के बाद उसको ऐसा खाली पलटी होने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है। पलटी होने को जमता नहीं उसको ऑन इज ओन, उसके अलग अलग मसल को बहुत सारा क्या क्या करना पड़ता है और थोड़ा सपोर्ट लगता है, तभी वो जाके पलटी होता है। शुरुआत में थोड़ी आता है, उसको बैठने को नहीं होता है, वो अकेला खुद से नहीं बैठ सकता है, फिर वो कैसा भी करके बैठता है। फिर खड़ा रहना तो बहुत बड़ा चैलेंज है छोटे बच्चों के लिए, वो कोशिश करके खड़ा रहता है, धड़ाम से गिर जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जो आप एक बात गौर करो, ध्यान दो इस चीज़ को, कि जो भी लोग उसके पेरेंट्स है, जब वो बच्चा खड़ा होता है और गिरता है तो वो लोग ऐसा सर पे हाथ मारते हैं क्या? अरे यार अभी ये गिर गया, अभी ये फेलियर हुआ, अभी इसको कैसा करने का, आगे ये क्या करेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जो खड़े रहने की कोशिश करता है और वो गिरना, खड़े रहने की कोशिश करना और ये गिरना, ये बहुत ही स्वाभाविक नेचुरल प्रोसीजर है। फिर उसमें से कुछ बच्चे तो बाद में फिर चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, और इतने दौड़ते हैं कि वो लोग को मेडल भी मिलता है, और कुछ लोग तो ओलंपिक तक पहुंचते हैं। अभी किसी को जो शुरुआत में जो बच्चे गिर रहे थे, उनके पेरेंट्स ने बोला होता अरे यार ये तो फेलियर है, तो वो आगे का पूरा होता क्या? नहीं, आप भी शुरुआत में गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। आपको जब हम गिरते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो कोई ना कोई पेरेंट्स जो रहता है वो हमको हाथ देता है, हमारी उंगली पकड़ता है, साथ देता है, सपोर्ट देता है। आपको भी अभी जब आप बाजार में जाने वाले हो तो बहुत सारे जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं, उनको आपको हाथ देना है, उनको आपको साथ देना है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग इंसान है, मनुष्य प्राणी है। जैसे दूसरे गाय बैल जानवर है, वैसे अपन नहीं है ना। तो मनुष्य प्राणी और इन लोगों में एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। ये जो बाकी के जो जितने भी जानवर है,
वो सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। मतलब एक उसके जो एकदम इमीडिएट 3-4-5 लोग हैं, 3-4-5 जो पर्सन है, तो उसके बारे में वो सोचता है और वो लोग कैसे बचेंगे और उनको खाने पीने के लिए क्या चाहिए वो देखता है सिर्फ बाकी के लोग। एज अ ह्यूमन बीइंग आपने भी अगर वैसा ही सोचा कि मैं और मेरी फैमिली खाली 3-4 लोग इनका ही मेरे को देखने का है, तो आप में और वो सारे लोगों में क्या फर्क रहा फिर? तो आपका इंसान बनने का क्या क्या फायदा? मेरा कहना यह है कि आपको सिर्फ ये 4-5 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको आपके इनसे उठ के और सारे बाहर बहुत लोग हैं उनके बारे में सोचना है। उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। 4-5 लोगों के बारे में तो कोई भी सोचता है और उतना ही आप सोचेंगे। देखिए जैसे जैसे आपका सोच बढ़ता है, आपका कैपेसिटी बढ़ता है और आपका अर्निंग भी बढ़ता है। यू आर ए लिमिटलेस कैपेसिटी। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। जब एक छोटा बच्चा रहता है, सॉरी एक यंग स्कूल जाने वाला या उसके बाद कॉलेज जाता है कोई लड़का और साइड में कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसको एक 7-8 हज़ार 10 हज़ार वाला जॉब भी मिला तो खुश रहता है क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। जब उसका शादी होता है तो वो वही सोचता है कि नहीं अभी 8-10 वाले में नहीं जमेगा, थोड़ा अपने पास कोई स्किल एडिशनल चाहिए, अपने को थोड़ा अभी एक 12-15 हज़ार या थोड़ा उससे ज़्यादा आमदनी वाला कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अभी 2 मेंबर है उसको देखने का है। फिर उसके अगर बच्चे हो गए तो वो और थोड़ा इनकम कैसे बढ़ाएगा उसके बारे में सोचता है। और आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। आप में से मेजॉरिटी लोग वो इनकम कमाते हैं। आप देखिए आपका एक ग्राफ कैसे कैसे बढ़ गया। जैसे जैसे खर्चा बढ़ते गया आपका इनकम बढ़ते गया। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके ऊपर की जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी सोच वैसे वैसे हो जाती है। आपको अगर आपके बच्चे को और कुछ थोड़ा एडिशनल पढ़ाना है तो आप उसके बारे में वैसा सोचते हो, फिर सेविंग करते हो और वैसा करते हो। जब जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपके बच्चे को आपको फॉरेन भेजना है या इंडिया में कोई अच्छा तालीम देना है तो उसको क्या खर्चा होगा उसके बारे में सोचते हो, फिर एडिशनल मेहनत करते हो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिव फॉर अदर्स। हम इंसान हैं, लिव फॉर अदर्स एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इन फॉरएवर स्पेशली एज अ लीडर यू शुड थिंक बिग। आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पहला तो हमको क्या करना है कि हमको पहला अपने आप को मजबूत करना है, अपने पैर मजबूत होने चाहिए। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लिफ्ट योर सेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स एंड यू हैव टू बिलीव दैट यू विल डू समथिंग स्पेक्टेकुलर इन योर लाइफ। आपको ये बिलीव करना है कि आप आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर करने वाले हो। ये पहला विश्वास करना है क्योंकि आप मनुष्य प्राणी नहीं हो। आप अभी भी सिर्फ आपके ही फैमिली के बारे में सोचते हो तो आप और घोड़ा, आप और बैल, आप और गधा, आप और जो कुछ है उसमें कुछ फ़र्क नहीं रहा। एक मुर्गी भी रहती है ना, बेचारी अपनी कुर्बानी देती है दूसरे लोगों के लिए ताकि चलो 4-5-6-8-10 लोगों का पेट भरे, है ना। तो हमको ये देखना है कि हम और लोगों के बारे में कैसा क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत बड़ा कैसा करेंगे। और ये जो बिलीफ है ना, बिलीफ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। विश्वास जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप में से बहुत सारे लोग या हम में से बहुत सारे लोग जो हमारी जो पात्रता है वो भी अगर हमको नहीं मिल रही है तो उसमें का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमको विश्वास नहीं है। और ये विश्वास क्यों नहीं है? ये विश्वास नहीं होने का वजह यह है कि आप देखिए कि आपने आपकी कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट, ये विश्वास कमिटमेंट इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपकी जो कमिटमेंट है आपने कितनी बार रखी है बराबर से, आपने जो जबान दी है खुद को उसको कितनी बार आपने पाला है, कितनी बार निभाया है, वो आप देखिए, चेक कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए, सवेरे उठने का आप अलार्म लगाते हो 7 बजे का, 7:30 बजे का, आपने सोचा कि मुझे उठना है और बाद में आप नहीं उठते हो। आपने सोचा मेरे को XYZ टाइम पे उठना है और आप जाने दो, मरने दो। आपने सोचा मेरे को ये करना है और बाद में आप वो भी नहीं करते हो। और क्या किसको दिखाने का है? इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना,
वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। और ये सबसे डेंजर चीज़ है। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास आप पे से उठ गया, तो फिर आपका पूरी दुनिया भले आप पे विश्वास करे, वो काम आपसे नहीं होगा, ये गारंटी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं उठता है। वही बोलता है कि ये 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो अलार्म लगा, उतना इसको उठने को नहीं आता है। तो ये कहाँ से ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर करेगा? ये कहाँ से ये बाकी लोगों को हेल्प करेगा? अभी आप जो भी कमिटमेंट करते हो उसको सोच समझ के कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ध्यान से आपके ऊपर निगाहें रखे हुए है। तो आप जितनी बार कमिटमेंट तोड़ते जाते हो, कमिटमेंट आप ही करते हो, आप ही जबान देते हो और वो तोड़ते जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या विश्वास करेगा? बोले ये फालतू घटिया इंसान है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में ये सोच रख रहा है और वही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, दुनिया क्या रखेगी? और फिर आप ये बाजार में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अभी है, ऑलरेडी लोग तड़प रहे हैं कुछ अच्छा इनकम मिले, और ये इतना बड़ा $200 बिलियन का पूरा वर्ल्ड वाइड ये जो इंडस्ट्री है, उसके हम एक बहुत बड़े पिलर है। वो इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी देने के टाइम आपकी बात में वो वजन नहीं रहता है, आपकी बॉडी में वो दिखता नहीं है, आपकी चाल में वो दिखता नहीं है, आपकी आंखों में वो दिखता नहीं है। वो जो पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव, और वो जो दूसरों को हेल्प, ये कुछ नहीं दिखता। आप एक बहुत ही साधारण घटिया किस्म की सोच आपकी दिखती है, और इसलिए आप लायक होने के बावजूद भी वो सब नहीं मिलता है आपको। तो काम आपको, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द फाउंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी डेस्टिनी के क्रिएटर तो आप हो ही हो, लेकिन आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हो उसके फाउंडर आप हो, और आपका जो भाग्य है, किस्मत है, डेस्टिनी है, उसके भी क्रिएटर आप हो। तो आपका ही अगर सोच इतना हल्का है, आपका जो कारण है ना जिंदा रहने का, वो भी बहुत हल्का है। बहुत सारे लोगों का कुछ मालूम ही नहीं है, कॉज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कॉज ही इतना हल्का है कि क्या कैसे हेल्प करेगा? आपका जो कॉज है वो हमसे बड़ा होना चाहिए, हमारा जो कॉज जो है वो हमसे बड़ा होना चाहिए। और फिर एक ऑर्डिनरी आदमी भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करके जाता है, जिसको बोलते हैं लिजेंडरी लाइफ जी के जाता है। ऑर्डिनरी लोग भी लिजेंडरी लाइफ जी के जाए। ये देखिए, आप एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थी मदर टेरेसा, और ऑर्डिनरी वो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी नहीं हो सकती थी, ऑर्डिनरी थी, इतनी ऑर्डिनरी, लेकिन जिसको एक कारण मिल गया, जिसको एक बार कॉज मिल गया, जो कॉज उनसे भी बहुत बड़ा था, तो फिर वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो काम है, आज वो जाने के कितने सालों के बाद भी इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए शुरू है। महात्मा गांधी जी, जो पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो एक एवरेज नॉर्मल बैरिस्टर थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे पैसा कमाने के लिए, और वहाँ उनको ट्रेन से क्या निकाल दिया, उनको धक्का मार के गिरा दिया, काला बोल के, ब्लैक मैन। और फिर उनको वो जो कॉज मिल गया जीने का, जो कॉज उनसे भी काफ़ी बड़ा था, और फिर वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए, जो आज वो जाने के कितने सालों बाद और आगे से कितने सालों तक वो रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो आप सोशल डिस्टेंसिंग आज वर्ड सुन रहे हैं, एक्चुअली ये वर्ड बहुत गलत है। ये होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ बहुत अलग होता है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब उसको सामाजिक अंतर रखो। ये सामाजिक अंतर उस पीढ़ी ने देखा, हमारी पहले की पीढ़ी ने देखा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने वो बर्दाश्त किया कि स्कूल के क्लास के बाहर बैठना, पानी भी ऊपर से कोई दिया तो दिया, लेकिन जब उनको कॉज मिला तो पूरा ही मानव जाति के लिए उन्होंने इतना भयंकर बड़ा काम करके गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन गए। तो आपका जो कॉज है ना, वो आपसे बहुत बड़ा होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन और क्वारंटाइन आज हम लोग सुनते हैं, उस टाइम लोगों को क्वारंटाइन करते थे, अलग से रखते थे, जिनको अछूत बोलते थे, जिनको अस्पृश्य बोलते थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज वो लोग सब एक साथ हो गए। तो उनका कॉज जो है उनसे बहुत बड़ा है। आपका जो कॉज है, आपका जो जीने का जो कारण है, वो आपसे बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने भी ये बिजनेस ज्वाइन किया था ऐसे ही कुछ इनकम के लिए, लेकिन इसके अंदर जब घुसा और जब पता चला और मुझे मेरा कॉज मिला, मैंने बहुत बार इसको डिक्लेयर किया है कि मुझे
कुछ टाइम के बाद एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाना है और वो मैं बनाऊंगा, और जहाँ पे जो निराधार, जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, ध्यान नहीं रख रहे हैं माँ बाप, उनको मैं वहाँ पे रखूँगा, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करूँगा। तो मेरा जो कारण है फॉरएवर का वो है, पहले हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और फिर हमको बाकी लोगों के बारे में सोचना है। हमको सिर्फ हमारी 3 4 5 लोगों की, सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं सोचना है। मैंने तो ये भी मुझे मिल गया है कॉज कि मैंने परसों भी मेरी ग्रुप मीटिंग में बताया कि माई बर्थ वॉज अननोटिस्ड बट माई डेथ विल नॉट। आपको भी ये एकदम दिमाग में फिट बिताना चाहिए कि यूर बर्थ वॉज अननोटिस्ड बट यूर डेथ शुड नॉट बी। आपका जो जन्म है किसी को पता ही नहीं चला आप कब पैदा हुए, लेकिन जब हमको ऐसा कुछ करके जाना है कि जब हम जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये गया, इसने ऐसा किया। सो योर बर्थ वॉज अननोटिस्ड बट योर डेथ शुड नॉट बी। अभी इतना सब होने के बावजूद भी लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, अब नहीं जुड़ेंगे उसके अलग अलग कारण हैं, है ना। लोग ऑब्जेक्शन देंगे, तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने का उसकी एक अलग टेक्निक होती है। मैंने ये टेक्निक ये सिखाना अभी इतना पॉसिबल नहीं इतने छोटे टाइम में। आपको एक हिंट देता हूँ जो कि आप में से कुछ लोगों को मालूम है। एक ये सेल्स की फील्ड में इसको बोलते हैं सैटमैक। सैटमैक अगर जिनको नहीं मालूम है, अभी मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि इसके मैंने 3 एपिसोड किए। ये सैटमैक है। सैटमैक का फुल फॉर्म है एस फॉर स्माइल, एग्री, टर्न, उसके बाद मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोज। स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोज, सैटमैक। तो जिनको नहीं मालूम है आप अगर लिख लीजिए या उसके बारे में थोड़ा सा अलग से स्टडी कीजिए या मुझे पूछिए, हम लोग बाद में बताएं। आपको कुछ भी लोग सवाल पूछते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको हैंडल करने का ये टेक्निक है। तो जो भी आपको सवाल पूछता है बंदा, वो पहले उसको स्माइल करना है, उसको एग्री करना है, फिर उसको टर्न करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि यार ये आपका बिजनेस अच्छा है लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर मैं कैसे करूँ। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, ठीक है ओके ओके बोल के उसको कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं। तो ये बहुत ही हल्का सेल्समैन है, इसका कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं है, इसने समझा नहीं इस चीज़ को। तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको स्माइल करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ मैं मानता हूँ कि घर में तो किसी के पास इतने पैसे इकट्ठा रहते नहीं है, लेकिन क्या ये जो आप काम कर रहे हैं इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या फिर आपको लगता है कभी भी हम ऐसे पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। फिर उसको थोड़ा मोटिवेट करना है। हमको जो आप काम कर रहे हैं उसमें से पैसे नहीं मिलते, हमको कोई बिजनेस करना चाहिए। ये फॉरएवर जो है या ये बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, इसके अंदर फिर इसके फायदे आप उसको बताइए। और ये बिजनेस करने के लिए, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगता है, यहाँ पे तो बिल्कुल मामूली 1 बार 2 सीसी का टर्नओवर करना है बस, और फिर शुरू करना है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और आइए, एक्शन क्या है, आइए मिलते हैं, एक फॉर्म भरते हैं और उसका फॉर्म भर देना, क्लोज करना है। तो ये टेक्निक, स्क्रिप्ट, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, पहले स्माइल करना है, फिर एग्री करना है, फिर उसको टर्न करना है, SAT, फिर उसको मोटिवेट करना है, फिर एक्शन करना है और फिर क्लोज करना है। 7 8 10 गिने चुने सवाल है, घूम फिर के वही आएंगे आपके पास। आप उन सवालों को कैसे हैंडल करेंगे उसके अलग अलग जवाब आप ढूंढिए। 7 8 10 सवाल के अलावा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अलग अलग किताबें इन दिनों देखी है, ई बुक्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, और ये 7 8 सवाल से हटके कोई सवाल ही नहीं है ऊपर। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कंपनी भाग गई तो, मेरे खानदान में किसी ने किया नहीं है, प्रोडक्ट महंगे है, मेरे को विश्वास नहीं है, तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये 7 8 सवालों के अलावा कुछ नहीं है। इसमें से मैक्सिमम 4 सवाल वो बंदा आपको पूछेगा। और कोई भी सेल क्लोज होता है तो ये आपको एक सेल का और एक फॉर्मूला है 8/73। आप में से बहुत लोगों को वो मालूम होगा, अभी उतना टाइम नहीं है वो बताने का, लेकिन जो 8/73 फॉर्मूला है कि जो सेल्स के बंदे होते हैं 92% जो लोग होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट में उड़ जाते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन पे 42%
22% लोग गिव अप करते हैं पहले ही क्वेश्चन पे, 22% लोग पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं लेकिन दूसरे में छोड़ देते हैं, तीसरे में 16% उड़ जाते हैं, चौथे में 10% उड़ जाते हैं। तो टोटल ऐसे 92% जो लोग हैं वो 4 क्वेश्चन में ख़त्म हो जाते हैं। जो 8% बचते हैं वो 4 क्वेश्चन का जवाब देने के बाद जो रुकते हैं वो रियल सेल्समैन। तो हमको वो 8% वाला बनता है। 73 क्या है? तो ये जो आंकड़े हैं ये सर्वे के आंकड़े हैं, जितने भी जेन्युइन कंज्यूमर है, बायर्स है, उनमें से 73% जेन्युइन कंज्यूमर या बायर जिन्होंने परचेस किया है, जिनको लेना है, वो खरीदने से पहले 4 ऑब्जेक्शन देते ही है। तो हमको ये ध्यान में रखना है जब आप ये बिजनेस डील करोगे। अभी आपने सोचा अपॉर्चुनिटी बहुत भयंकर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ फॉरएवर में अभी, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग एक ऑब्जेक्शन में ही गिव अप करते हैं। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, इसने रख दिया। वो बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं, इसने रख दिया। अरे इंटरेस्ट नहीं तो फिर आप उसको स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन और क्लोज करो। उसको पहले एग्री करो, बोलो हाँ मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर आगे का बात बताओ। तो ये चीज को आप अलग से हैंडल करो। तो ये 73% लोग 4 जो है ऑब्जेक्शन देंगे आपको वहां पे डटे रहना है, आपको बने रहना है, आपको खड़े रहना है। अभी और एक बात मैं आपको जाने से पहले बताता हूँ कि ये आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपको जो चाहिए वो लिख के रखो, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी होगी, कोई पिक्चर भी देखा होगा कि आप किधर तो लिख के रखो कि मुझे ये घर लेना है, फिर उसकी ड्राइंग निकालो। तो इसके 2 पंथ है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, कुछ लोग इस फिलॉसफी को मानते हैं, कुछ लोग इस फिलॉसफी को नहीं मानते। मतलब अभी आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी फिलॉसफी में। 2 अलग अलग पंथ है ना, 2 पार्टी समझो, एक्स पार्टी, वाई पार्टी। मोटे तौर पे देखा जाए तो ये जो विचारवंत है, जो ऑथर है, इनके 2 पार्टी। एक पार्टी बोलती है कि आप लिख के रखो, मतलब आपको जो गोल चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ये साल ईगल मैनेजर बनना है तो आप लिख के रखो, ये साल आपको फलाने जगह पे घर लेना है, ये साल आपने सोचा 1 तारीख को, तो आप लिख के रखो कि मैं जिम में जाऊंगा, फिर मैं योगा करूंगा, फिर मैं 15 किलो वजन बढ़ाऊंगा या 15 किलो वजन कम करूंगा। ऐसा लिख के रखो वाला एक पंथ है। लेकिन इसमें तकलीफ यह है कि बहुत बार वो जो लिख के रखेला रहता है ना, वो नोटबुक को बाद में खोल के ही नहीं देखते, और अगले साल 1 तारीख को जनवरी को वो बुक देखते, अरे मैंने ये लिखा था, ठीक है, फिर खाली डेट चेंज करने का उसका गोल तो वही है। और फिर अगले साल वापिस वो देखता है, अरे उसका गोल वैसा ही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। तो बोले ये गोल गोल के चक्कर में गोल गोल घूमते रहता है। ये एक पंथ ये है। दूसरा पंथ जो है, जो मैं मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, सॉरी टू से। आप अगर मानते होंगे तो आप लिख के रखिए, अच्छा है वो। मैं सोचता हूँ कि एक जो दूसरा पंथ बोलता है, वो बोलता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो बहुत पावरफुल है उससे। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो उसको आप विजुअलाइज करो, और उसके बारे में सोचो और उसकी एक इमेज बनाओ, और वो इमेज आप दिमाग में रखो, तो वो आपको सोने नहीं देगी, वो आपको काम करते रहेगी। और रोज उसके बारे में सोचो, वो एक इमेज बनाओ, दिमाग में रखो, बुक में नहीं। बुक तो आप खोलने वाले नहीं है, लेकिन अगर आपने दिमाग में रखा तो वो सोने के टाइम, जागने के टाइम, चलने के टाइम वो इमेज आपको दिखती रहेगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको याद दिलाता रहेगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं एक बहुत छोटी और एक स्टोरी आपको बता देता हूँ। ये स्टोरी है नेतन शारांस्की की। नेतन शारांस्की जो है, ये एक रशियन जू है अभी भी, और रशिया में रहता था। ये रशियन जू है, लेकिन तो 1977 में इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने, ये अमेरिकन स्पाई है, गुप्तचर है, अमेरिका के लिए काम करता है बोल के इसको पकड़ के जेल में डाला। एक्चुअली ये सोशल एक्टिविस्ट था। तो सोशल एक्टिविस्ट लोगों के बेचारे, कुछ लोगों के नसीब में ऐसा ही होता है, उनको उठा के डाल देते हैं, सड़ा डालते हैं उधर। तो उसको भी ऐसा उठा के डाल दिया जेल में। 9 साल ये जेल में था। उसमें के पहले 400 दिन इसको टॉर्चर करने के लिए उन्होंने साइबेरिया के जेल में डाला। अभी साइबेरिया का जो जेल है वो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही भयानक जेल है। और इसको जो रूम में रखा था पहले 400 दिन, वो रूम का साइज था 4 फीट बाय 3 फीट। आप इमेजिन कीजिए, आपका जो टॉयलेट है वो शायद उससे बड़ा होगा,
4 फीट बाय 3 फीट से। तो 4 फीट बाय 3 फीट का रूम में एक दरवाज़ा और एक खिड़की, और उसमें उसको रखा पहले 400 दिन, और बाद में आगे के दिन में उसको दूसरे जेल में रखा। तो जब ये पहले 400 दिन और एक बार उसको डाला तो अभी बेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वो गुनाह ही ऐसा लगाया है कि ये तो उस 77 और उस दौर में तो रशिया और अमेरिका दो जाइंट थे, दो महासत्ता थी, तो ये सब अपने दुश्मन का ये गुप्तहेर है, स्पाई है। तो इसको तो अभी ये गया एक बार जेल में, मतलब खत्म इसकी जिंदगी। लेकिन ये जो बंदा था ये बोला कि ये 4x3 अभी शायद यही अपना जिंदगी है, तो उसमें खड़ा कैसा रहे, इसमें तो बॉडी सड़ जाएगी, सो भी नहीं सकता है, उसको बैठ के सोना है। उसमें ही वो जेमतेम उसके बॉडी का जितना भी स्ट्रेच कर सकता है, पैर वगैरह वगैरह वैसा करता था। तो बॉडी उतनी रहेगी, लेकिन बॉडी रहेगी ठीक है, दिमाग को कैसा रखे, क्योंकि दिमाग अगर डिटोरिएट होने लगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो था नेथन शेरन्स्की, इसको बचपन से चेस खेलने की हैबिट थी, चेस। तो इसने सोचा कि चलो अपन चेस खेलते हैं। अभी चेस खेलते हैं मतलब चेस बोर्ड और प्लेयर चाहिए ना, चेस बोर्ड प्लेयर वायर कुछ नहीं, कहाँ खेलते हैं, दिमाग में। ये मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको बताता हूँ। तो दिमाग में खेलते हैं, दिमाग में खेलते हैं। तो उसने क्या किया कि वो दिमाग में, अभी आप सुनिए, जो भी लोग चेस खेलते हैं उसके 64 वो रहते हैं, 64 खाने रहते हैं, और 64 अलग अलग वो सोंगटिया या क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर्स अलग अलग रहते हैं, प्यादा, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह वगैरह। तो ये 64 को दिमाग में रखने का, और इसके 32 वो और सामने वाले के 32, ऐसा ये दिमाग में विजुअलाइज करके ये चेस खेलता था। अच्छा, अभी इसने यहाँ तक तो लाया विजुअलाइज करके, पावर ऑफ विजुअलाइज से कि ये 64 खाने हैं, फिर वो एक चाल चलेगा, फिर मैं एक चाल चलूंगा, ऐसा करते 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 वो करता था। फिर सोचा सामने एक प्लेयर चाहिए, तो विजुअलाइज ही करना है ना, अभी वो उधर रूम में और तो कोई है नहीं। तो ये सोचता था और कोई ऑर्डिनरी प्लेयर लेने के बजाय अपन ऐसा करते हैं कि जो चैंपियन है, उस वक्त जो चैंपियन था चेस का बादशाह, वो था गैरी कास्पारोव। तो उसने बोला कि इसको अपन इसके साथ चेस खेलेंगे। किससे, किसके साथ, गैरी कास्पारोव के साथ। तो वो इमेजिन करता था कि गैरी कास्पारोव खेल रहा है और मैं खेल रहा है, और ऐसा उसने 9 साल निकाले, 9 साल। 1986 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ और उसने फिर संबंध थोड़े अच्छे किए, तब तक ये ग्लासनोस्ट आया, पेरिस का ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह उसकी थोड़ी चालू हो गई, उदारीकरण जिसको बोलते हैं वो थोड़ा चालू हुआ, थोड़े दो देशों के बीच में कोल्ड वॉर कम हुआ, थोड़ा बातें हो गई, संवाद बढ़ गया। तो बिल क्लिंटन ने रशिया का जो प्रेसिडेंट है उससे बात की, उसको अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा भाई स्पाई वाई नहीं है, ये तो सोशल एक्टिविस्ट है, तो इसको अगर आप छोड़ दो, प्लीज़ रिलीज़ कर दो। और फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया 86 में। फिर वो इज़राइल गया, जहाँ सारे दुनिया के जो वहाँ पे जमा हुए, और उन्होंने वहाँ किया। इज़राइल में वो मिनिस्टर भी बना, ये नेथन शेरन्स्की। और अभी कल का उसका बात मैं बताता हूँ, कल मेरे को और एक इन्फॉर्मेशन मिली नेथन शेरन्स्की, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ इज़राइल में कुछ सालों के बाद जब वो मिनिस्टर बना, वहाँ पे ये गैरी कास्पारोव जो है वो वहाँ पे कुछ मैच खेलने के लिए, चेस का कंपटीशन के लिए इज़राइल में आया था। इंटरनेशनल कुछ मैच थी। तो वो जो उसकी जो मेन मैच के पहले कुछ ऐसे ही जिसको महोत्सवी मैचेस बोलते हैं, थोड़े वो खेलते हैं, मतलब ये गैरी कास्पारोव एक साइड में और उसके अपोजिट में 5 लोग एक साथ, 5 वर्सेस 1, 8 वर्सेस 1, 10 वर्सेस 1, 40 वर्सेस 1, ऐसी मैचेस होती है। पहली प्रदर्शनीय सामने जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एक्चुअल मैच होती है। तो एक 5 वर्सेस 1 में, और वो सब में गैरी कास्पारोव जीतता है। मतलब अभी भी ये लोग, अभी जैसे विश्वनाथ आनंद है, वो अगर 40 लोग सामने, 40 अलग अलग चेस बोर्ड पे 40 बंदे बैठेंगे, और ये साइड में ये अकेला, ये वो इधर भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा, इधर भी खेलेगा, लेकिन इन लोगों ने इतना उसके ऊपर कमांड लाया है प्रैक्टिस से कि 40 के 40 लोगों को ये हरा डालते हैं। तो ये 40 वालों को हराया, 10 वाली मैच हराया, 8 वाली हराया। 5 जन की जो मैच थी, मतलब 5 लोग बोर्ड पे खेल रहे थे, 4 लोगों को इसने हराया, और एक 5वां बंदा था, उससे ये गैरी कास्पारोव खुद हार गया। और वो बंदा जो था वो था ये नेथन शेरन्स्की। जब वो मैच खत्म हुई, प्रेस रिपोर्टर ने उसको पूछा कि यार तू तो कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, तू तो कोई चेस चैंपियन नहीं है,
और तूने गैरी कास्परोव को हराया, कैसे क्या? बोले उसमें क्या खास बात है, मैं 9 साल तक इसके साथ मैच खेल रहा था और 9 साल में कितनी बार मैंने गैरी कास्परोव को हराया। यह है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको भी जो अभी आपको बड़ा पैसा कमाना है, बहुत लोगों को हेल्प करना है, आपको कुछ अच्छा कर लेना है, बेहतर लाइफ बनाना है, उसको विजुअलाइज करो पहला और उसकी एक इमेज बनाओ। मैं आपको नेथन शेरेंस्की की अच्छाई अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे वो सोशल एक्टिविस्ट था, अभी 4 तारीख को 4 मई 2020 को उसको एक जेनेसिस प्राइज उसको मिला हंगेरी में, बुडापेस्ट में, हंगेरी के बुडापेस्ट में। वहाँ पे उसको $1 मिलियन का प्राइज मिला, $1 मिलियन का प्राइज। और वो बंदा है नेथन शेरेंस्की ने अभी 4 तारीख को, आज 7 तारीख है, वो $1 मिलियन ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक जो चल रहा है उससे जो फाइट करने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही है उसको उसने डोनेट किया। $1 मिलियन, $1 मिलियन, ये इंसानियत है। हमको भी ऐसा कुछ बड़ा जब अपना कॉज अपने से बड़ा हो जाता है, जब कॉज अपने से बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आदमी ऐसा एक अपना जो क्या बोलते हैं अपना स्टैंप छोड़ के जाता है मानव जाति के लिए। अभी आपको भी ये देखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो डेस्टिनी क्रिएट करनी है उसका क्रिएटर आप है और कोई आपके लिए नहीं करेगा, आपको ही करेंगे। रेक्समोन सर ने आपको एक फ्रेंचाइजी दे दिया, आपको ये फ्रेंचाइजी आगे पास ऑन करनी है। रेक्समोन सर की फिलॉसफी आप देखिए, कितने हम्बल है, कितने लोगों की लाइफ के बारे में वो सोचते हैं, कितने लोगों की तकलीफ़ों के बारे में सोचते हैं, उनको दर्द होता है, वो पेन महसूस करते हैं। आपको भी जिस दिन ये समाज के बारे में दर्द पेन महसूस होगा, आप भी उसी हिसाब से, उसी जोर से, उसी प्यार से लगेंगे। अभी इतना सब अच्छा है, अभी मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया, हमको क्या करना चाहिए वो आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग तो गाली देते ही है। अभी आपको ये एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्यों? अभी कुछ लोग गाली क्यों देते हैं, ये थोड़ा सा फिलोसॉफी समझने की कोशिश कीजिए। क्यों देते हैं? अभी इसको कुछ मालूम नहीं है, उसको कुछ एक्सपीरियंस आया है 10 साल पहले, 15 साल पहले कुछ उसको एक बुरा एक्सपीरियंस आया, वो अभी छाती पे पकड़ के बैठा है। मतलब उसने उसके ट्रेडिशनल बिजनेस में मान लो 5 लाख का नुकसान किया है, 10 लाख का नुकसान किया है, 20 लाख का नुकसान किया है, उसको उसका कुछ उतना तकलीफ नहीं है। लेकिन 15 साल पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इसकी गलती की वजह से इसके 4,000 रुपए गए होंगे या 5,000 रुपए गए होंगे या 10,000 रुपए गए होंगे, वो अभी तक पकड़ के रखा है। वो गए क्यों? डाले इसने ही लालच में कि ये ग्रीडीनेस की वजह से, और उसके वजह से उसको वो एक्सपीरियंस मिला और वो एक्सपीरियंस अभी तक पकड़ के बैठा है कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में बहुत सारे लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। तो मान लो कोई बंदा पहली बार बैठा फ्लाइट में और अनफॉर्चुनेटली जून जुलाई के महीने में बैठा है मान लो, और उस वक्त क्या होता है, ये टर्बुलेंस होता है कभी कभी, मतलब बादलों में फंस जाता है विमान कभी कभी। तो कभी कभी क्या होता है, वो फंसता है ऐसा, जो लोग टर्बुलेंस में फंसे हैं, जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताता हूँ फीलिंग कैसे रहती है। जैसे आप ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप इमेजिन करो, आपकी गाड़ी चल रही, बहुत सारा स्पीड ब्रेकर है, मतलब 1 किलोमीटर तक स्पीड ब्रेकर ही है, धड़ 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 धड़, कैसा होगा? तो वैसा वहाँ आसमान में होता है। कभी कभी ये टर्बुलेंस 2 मिनट का होता है, कभी 5 मिनट का होता है, कभी 10 मिनट का होता है, कभी आधे आधे घंटे का होता है। और मैंने देखा है ऐसा, जब भी मौका मिला और कोइंसिडेंटली वहाँ पे टर्बुलेंस हुआ, बहुत सारे लोग वो उस वक्त भगवान का, मतलब जो जिसको मानते हैं, हाथ जोड़ के वो लोग बोलते हैं, अरे भगवान बचा ले। अभी बहुत जन का बीपी बढ़ जाता है, बहुत जन की फटती है, टंपरती है वो, क्योंकि वो अभी शायद उनको लगता है गिर जाएगा प्लेन। अगर मान लो कोई बंदा पहली बार ये फ्लाइट में बैठा है और 1 घंटे के ट्रैवल में मान लो 15-20 मिनट उसको टर्बुलेंस का कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से मिल गया, तो ये आदमी नीचे उतर के बोलेगा, मैं साला जिंदगी में कभी बैठूंगा नहीं एरोप्लेन में, ये बहुत बेकार है, घटिया है। तो इसके अकेले के एक्सपीरियंस के वजह से ये सारा एयरलाइन, सारे फ्लाइट और ये सब इंडस्ट्री खराब हो गई क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। हजारों लाखों लोग करते हैं, एक है। तो समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी भी है, बुरी कंपनी भी है।
आप देख के चुनो, अलग अलग क्राइटेरिया पे आप चेक कर लो, वो आपका काम है। आप वो नहीं तब बराबर से उसको चेक करेंगे और फिर आपका एक एक्सपीरियंस की वजह से सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे, ये नहीं है। आपको मालूम है इंडिया के आंकड़े 2025 तक ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। जो लोग अपने रेगुलर ट्रेनिंग्स देखते हैं उनके दिमाग में फिट रहेगा, 65,000 करोड़ की होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस, कोविड जो कुछ आया है, उसके बाद ये 65,000 नहीं, ये 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, वो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में उनकी अभी सोच थोड़ी सी बदली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस माहौल में, इस भयंकर माहौल में जहां सारी इंडस्ट्रीज, मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज जो कुछ बंद पड़ी है और जो चल भी रही है, उन्होंने अपने स्टाफ को कम किया है। ये एकमात्र इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जहां पे रिक्रूटिंग हो रहा है, जहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां लोग रिक्रूट हो रहे हैं। अभी एक बात ध्यान में रखिए, आपकी नेटवर्क मार्केटर्स जो होते हैं वो 9 अलग अलग किस्म के होते हैं। अभी वो आप बाद में कभी तो हम समझेंगे सो कौन से वो होते हैं, उसमें क्या क्लासिफिकेशन है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो तीन टाइप में उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पोजर मतलब ये जो लोग होते हैं, ये लोग लॉटरी में विश्वास रखते हैं। मतलब ये कोई बड़ा चेक देख के आए, जैसे सूर्या सिन्हा साहब का चेक देखा, या सुनील गुप्ता साहब का चेक देखा, या साइमन डेविडसन साहब का चेक देखा, इनका बड़ा चेक देखा, और ये लोग देख के आते हैं और इनमें पेशेंस नहीं है। ये देखते 1 महीना 15 दिन 2 सीसी कर लेते हैं, 15 दिन 1.5 महीना 2 महीना देखा, वो नहीं दिखता है, बाहर जाते और ये बदनाम करते बैठते लोगों को। ये लोग को लगता है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए, कोई आदमी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो जब बनता है तो उसको पहले वो ग्रेजुएट करने का है 12वीं तक, उसके बाद वो 4 साल इंजीनियरिंग का पढ़ना है, मतलब 16 साल वो पढ़ना है। MBBS करना है तो 16 साल 17 साल पढ़ना है, और कोई उसके बाद MD MS बनना है तो और अलग से 3 साल, 15 20 25 30 साल लोग पढ़ते हैं। क्या वो पढ़ने के समय में पैसे मिलते हैं? क्या उसके बाद भी मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो ये इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, अभी आ गए, अभी पैसा चाहिए, फटाफट। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको आपका यहाँ पे पढ़ना है, सीखना। हाँ, 15 साल नहीं पढ़ना है, लेकिन 15 महीना तो पढ़ना पड़ेगा। लोग सोचते 15 दिन में मैं देख लेता हूँ ना, थोड़ा दे बोलने का है ना। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल नहीं बने, ये जो मैं बता रहा था आपको, तो एक पोजर रहते हैं जो खाली लॉटरी देख के आते हैं। दूसरी कैटेगरी रहती है ये एमेच्योर लोगों की। एमेच्योर लोग कौन है? ये लोग डायमंड ढूंढते हैं अपनी टीम में, कौन एमेच्योर। ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो एमेच्योर जो है ना, ये लोग हैं ईमानदार, ईमानदारी पे शक नहीं कर सकते, सीखते भी ये लोग, ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंट नहीं करते। इनको जो सिखाया जाता है, इनका कोच इनको जो बोल रहा है, इनका मेंटोर इनको इतना तड़प से, इतना पैशन से सिखा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये लोग क्या सब सुनते हैं लेकिन करते वही। मतलब वो एक टर्म है ऑलरेडी ऑलवेज, इसके दिमाग में कुछ ऐसा फिट बैठा, वो सब सीखेगा। अभी मैंने जैसे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहा हूँ मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को, 3 दिन उसके पीछे मैंने लगाए हैं, ये खाली 7-8 क्वेश्चन के लिए कैसे हैंडल करने का। उसके बाद भी कुछ लोग हैं वो एक क्वेश्चन में उसके दिमाग में जो पहले से आंसर था वही देके फोन रख देते, तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप एमेच्योर रहोगे, और एमेच्योर पैसे नहीं बनाता है। पोजर तो भाग जाता है, छोड़ देता है। एमेच्योर कभी भी पैसे नहीं बनाता है। एमेच्योर पैसे कौन बनाता है? वो प्रोफेशनल पैसा कमाता है। जो प्रोफेशनल रहता है वो पैसा कमाता है। प्रोफेशनल क्या करता है? प्रोफेशनल को मालूम है कोई भी बिजनेस अगर प्रोफेशनली करना है तो उसकी तालीम लेनी है, उसके लिए खर्चा करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। किस पे? खुद पे इन्वेस्ट करना है, खुद को धार लगानी है, खुद के स्किल को डेवलप करना है, खुद की एबिलिटी बढ़ानी है। अगर बाजार में जाना है, मार्केट में जाना है, कुछ हैंडल करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ लोगों की लाइफ बेहतर करनी है, तो पहले मेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल को समझता है और वो इम्प्लीमेंट करता है। वो भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता है, एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, समय लगता है, तपश्चर्या लगती है, मेहनत लगती है, लेकिन ये प्रोफेशनल को मालूम है। और फिर प्रोफेशनल्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे पैसा कमाते हैं। प्रोफेशनल पाइपलाइन बिछाने में विश्वास रखता है।
एमेच्योर और पोजर है ना, वो लोग सोचते नहीं अभी अभी पैसा पार्टी से अभी पार्टी डालो और पानी ले लो, बाद में कौन किसने देखा है। वो लोग ऐसे है। प्रोफेशनल को मालूम है कि पाइपलाइन बिछा के रखो, सालों तक पैसा आते रहेगा, सालों तक पानी आते रहेगा। ये प्रोफेशनल है। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल बनना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से या फॉरएवर लिविंग से पैसा कमाना है तो आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए। क्यों आपको करना है? क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आपका जो भाग्य है उसके क्रिएटर आप ही। आपको बाहर से कोई नहीं आने वाला है। आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका कोच एक सर्टन लेवल तक ही आपको सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद उठने का आपको ही है, उसके बाद दौड़ने का आपको ही है, उसके बाद। लेकिन अगर आपको ये पता चला, आपको ये कब पता चलेगा? जब आपके जीने का मकसद, जब आपके जीने का कारण, जब आपके जीने का कॉज आपसे बड़ा होगा। जब आप खाली आप और आपकी इमीडिएट 2-3 लोगों के बारे में सोचेंगे, आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, आप कभी बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे। आपकी जो पोटेंशियल है वो उधर ही खत्म हो जाएगी। जब आप जिम्मेदारी लेंगे और लोगों की और प्रोफेशनल वे में उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने का सोचेंगे, तो आप वो सब आपको मिलेगा जिसके आप हक में हैं। अंत में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल ही हमारे एक कलीग ने एक फेसबुक लाइव पे टॉपिक रखा था चेंज टॉपिक अच्छा है, बदलाव ज़रूरी है। लेकिन अगेन जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, और मैं ये बोल्डली बोलता हूँ, मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, लेकिन मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चेंज में विश्वास नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता हूँ। चेंज रिवर्सिबल होता है। चेंज, आपने सोचा मैं अभी मेरी ये हैबिट थोड़ी थोड़ी चेंज करूँगा, अगर परिस्थिति विपरीत हो गई आप दोबारा वही हैबिट में घुस जाओगे वापस। आप सोचेंगे मेरे को अभी जॉगिंग के लिए जाना है, मैं मेरी हैबिट चेंज करता हूँ, और आप 15 दिन जाएंगे और बाद में कुछ तो होएगा, आप बोलेंगे जाओ दे, वापस आप वही करेंगे। चेंज रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल क्या होता है? वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव अलग है और रूपांतरण अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन इज रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखिए। जैसे एक कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग मार्शियन हैं, तो आपको मालूम होगा सुरवंट है ना, कैटरपिलर को बोलते हैं सुरवंट। सुरवंटाचं फुलपाखरू होता है। कैटरपिलर से तितली बनती है, बटरफ्लाई बनता है। लेकिन कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बटरफ्लाई बन गया, फिर कुछ भी हो जाए वो वापिस कैटरपिलर नहीं बनेगा। जैसे एक अंडा है, अंडे में से एक चूजा निकला, एक बच्चा निकला, मुर्गी का बच्चा निकला। एक बार बच्चा निकलने के बाद वो बच्चा कुछ भी हो जाए वो दोबारा अंडा नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपको भी आपके अंदर यही ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। एक अच्छा इंसान, फिर कुछ भी हो जाए आप वो दोबारा वो पहले वाला इंसान नहीं बनेंगे। आपका जो कॉज अभी आज आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपने मेरे साथ ये डिसाइड कर लिया है कि योर बर्थ वॉज अननोटिस्ड बट योर डेथ शुड नॉट बी, मेरा जन्म किसी को पता नहीं चला लेकिन जब मैं जाऊंगा तो बहुत लोगों को पता चलेगा, ये अगर आपका कॉज है तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैटरपिलर जो है, बहुत सारे सुरवंट जो है, वो कैटरपिलर में ही मर जाते हैं, वो नहीं बनते, वो बटरफ्लाई नहीं बनते। बहुत सारे अंडे में ही ख़त्म हो जाते हैं, उसमें से बच्चे नहीं निकलते। आप में भी अगर ऐसे ही आप रहे और ऐसा ही सड़ना है, ऐसा ही मरना है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको। फिर काय का डेस्टिनी और काय के क्रिएटर और काय की अपॉर्चुनिटी और क्या आपको करना है, वो सब वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, आपका कॉज, आपकी जीने की वजह, मकसद और कारण आपको आज समझ में आ गया, तो मुझे लगता है मैं आपसे करीब 1.5 घंटा बात कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ उसका आपको हासिल हुआ, कुछ उसमें से आपने सीखा, आप इम्प्लीमेंट किया। अंत में लास्ट की 2 लाइन मैं ये बताता हूँ कि फॉरएवर जो है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये एक समंदर है, ये दरिया है, इसकी गहराई को समझो। देखिए, आप कोई भी बीच पे जाओगे तो वहाँ पे ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से तो बहुत सारा चीज़ आता है। ऊपर से देखेंगे तो आपको वो क्या मिलेगा, नारियल मिलेगा सड़ा हुआ, या फिर वो बहुत लोग फूल डालते हैं। अब ये वाशी की खाड़ी पे भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग, ट्रेन जाती है तो वहाँ से वो
फेंकते हैं फूल, क्या उनके पीछे भावना जो भी है, लेकिन वो वहाँ से फेंकते हैं और वो ही किनारे पे आता है। तो अगर आप किनारे पे खड़े रहेंगे ऊपर तो आपको फूल हार दिखेंगे जो सड़े हुए हैं, नारियल दिखेंगे, फिर कुछ फटे चिंदी दिखेगी, है ना, कभी कभी बियर का कैन आएगा, कोका कोला का कैन आएगा ऊपर से। लेकिन अगर गहराई में जाओगे तो मोती मिलेगा आपको। अगर आपको मोती पाना है फॉरएवर से तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। बहुत लोगों को अभी फॉरएवर समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा? क्योंकि ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर तो वही कचरा मिलने वाला आपको। अंदर घुसो, गहराई समझो उसकी, गहराई समझोगे तो आपको पक्का मोती मिलेगा। यहाँ फिलहाल के लिए आज के लिए मैं रुकता हूँ। आप मेरी बात को शायद आपने समझा होगा, आज आपने ये भी निर्णय लिया होगा कि आपको आपकी जो डेस्टिनी है उसका क्रिएटर आप खुद है, बाहर से आपको कोई नहीं आएगा और आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना ही है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप एक अच्छा इंसान है तो, अगर आप एक अच्छा इंसान है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों आपको सक्सेसफुल होना है? क्योंकि अभी मार्केट में क्राइसिस है। बहुत सारे लोग आपके पास एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक अज्ञान का पर्दा है। आपको उस पर्दे को हटाना है और उन लोगों को हेल्प करना है। और हेल्प कैसे करना है? पूरी ईमानदारी से। वो स्टोरी, सीईओ वाली स्टोरी अगर आपके ध्यान में है तो ईमानदारी से। शुरुआत में आपको कोई उसमें से बीज नहीं आएगा, आपको तकलीफें आएगी, आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन रिजेक्शन एंड रिकग्निशन दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपको अगर आपके डेस्टिनी का क्रिएटर बनना है तो आपको आपके अंदर, आपको खुद के ऊपर काम करना है। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप एक इतनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो और ये जो मानव जाति के कुछ घटक जो आज तकलीफ में हैं उनको हम अगर हेल्प करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे, और ये अपना फर्ज है, ये अपना कर्तव्य है, ये अपनी जिम्मेदारी है और मुझे पक्का पता है कि आप इसमें पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू।